नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका जग्गू विषय ऑफिशियल में। युक्तिकरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जो हैं वो लगभग 23 पेज का ये जारी कर दिया गया है। ये जो पीडीएफ आप लोग देख रहे हैं, चलिए इस पे थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेते हैं कि ये जो प्रक्रिया है ये किस तरह से होगी और कब तक इसको पूर्ण करने की योजना जो है वो सरकार के द्वारा बनाई गई है। देखिए, प्रति समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़, सारे कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों के लेटर जारी किया गया है विशेष शालाओं एवं शिक्षकों का युक्तिकरण किए जाने के संबंध में। उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित निर्देश का कृपया अवलोकन करें, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप शालाओं एवं शिक्षकों के युक्तिकरण के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार ये जो युक्तिकरण की प्रक्रिया होनी है, शासन द्वारा शालाओं और शिक्षकों के युक्तिकरण प्रक्रिया के लिए संशोधित समय सारणी भेजी जा रही है। कृपया शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए संशोधित समय सारणी के अनुरूप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तो साथियों, ये लगभग 23 पेज का जो पीडीएफ है ये जारी किया गया है, जिसमें विस्तृत तरीके से जो है युक्तिकरण की प्रोसेस को बताया गया है कि किस तरह से युक्तिकरण प्रक्रिया होने वाली है, किसके द्वारा होगी, इसके जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे या फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, और साथ ही परीक्षा अवधि वाले शिक्षकों का युक्तिकरण होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज़ जो हैं इस पीडीएफ में बताई गई हैं। चलिए इसके मुख्य बातों को जो है हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, किस तरह की शालाएँ जो हैं युक्तिकरण के अंतर्गत आएंगी। देखिए, एक ही परिसर में संचालित शालाओं का युक्तिकरण, ऐसे विद्यालय जो एक ही परिसर में संचालित हैं तो उन विद्यालयों का युक्तिकरण होना है। एक ही परिसर में संचालित 2 या 2 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों का युक्तिकरण होगा। एक ही परिसर में संचालित 2 या 2 से अधिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का युक्तिकरण होगा। एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का युक्तिकरण होगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें लिखी हुई हैं। कम दर्ज संख्या वाले शालाओं का युक्तिकरण, अब ऐसे विद्यालय जिसमें 10 से कम दर्ज संख्या है तो उन शालाओं का भी युक्तिकरण होना है, और उनका जो डिस्टेंस है वो शहरी क्षेत्रों की बात करें तो फिर 500 मीटर, और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो फिर वो 1 किलोमीटर के अंदर में होना चाहिए। और शहरी क्षेत्रों में जो दर्ज संख्या है वो 30 से कम होगी, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो दर्ज संख्या है वो 10 से कम होगी। अब युक्तिकरण की जो प्रक्रिया है ये, या फिर इसकी जो जिम्मेदारी है, ये 2 समितियों के द्वारा किया जाएगा, या 2 समितियों को जो है इसकी जिम्मेदारी दी गई है। देखो, पहले जो समिति है वो है विकासखंड स्तरीय समिति। अब समिति के जो पदाधिकारी हैं वो कौन कौन होंगे, तो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जो हैं अध्यक्ष होंगे, और विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीईओ जो हैं वो सदस्य सचिव रहेंगे। असिस्टेंट बीईओ जो हैं वो सदस्य रहेंगे, बीआरसी जो हैं वो सदस्य रहेंगे, और परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास ये भी सदस्य रहेंगे। उसी तरह दूसरी जो समिति होगी वो जिला स्तरीय समिति होगी, जिसके पदाधिकारी जो हैं वो जिला कलेक्टर जो हैं वो अध्यक्ष रहेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के जो सीईओ हैं वो सदस्य रहेंगे। जिला मुख्यालय के आयुक्त नगर निगम वो जो है सदस्य रहेंगे। डीईओ जिला शिक्षा अधिकारी भी सदस्य सचिव रहेंगे, और जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला महिला बाल विकास अधिकारी जो है वे सदस्य रहेंगे। तो ये 2 समितियों के द्वारा जो है युक्तिकरण की प्रक्रिया की जाएगी। विकासखंड स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति के दायित्वों की बात करें तो क्या क्या दायित्व होगा, इसमें देखिए विस्तृत तौर पर दिया गया है। विकासखंड समिति का दायित्व जो है वो युक्तिकरण हेतु शालाओं का चिन्हांकन एवं उसे सूचीबद्ध करना। युक्तिकरण हेतु अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन एवं उसे सूचीबद्ध करना, रिक्त पदों की शालावार सूची बनाना। और भी बहुत सारे बिंदु जो हैं इसमें दिए गए हैं, लगभग 6 बिंदु हैं। उसी तरह जिला समिति के दायित्व की बात करें तो फिर विकासखंड स्तरीय समिति से प्राप्त शालाओं की सूची का परीक्षण करेंगे। जो विकासखंड स्तरीय समिति है वो जो सूचित देंगे उनका जो परीक्षण जिला समिति के द्वारा किया जाएगा। और युक्तिकरण किए जाने वाले विद्यालयों की सूची जो है वो संचालक लोक शिक्षण को प्रेषित करना जिला समिति का कार्य होगा। विकासखंड स्तरीय समिति से प्राप्त अधिशेष शिक्षकों की सूची का परीक्षण शिक्षक का नाम, पदनाम, पदस्थापना स्थल, विषय तथा संस्था में कार्यभार, ग्रहण दिनांक आदि करना एवं युक्तिकरण पदस्थापना जारी करना, ये सारे कार्य जो हैं वो जिला स्तरीय समिति के होंगे। उसी तरह अगर हम आगे देखें तो फिर युक्तिकरण हेतु शालाओं का चिन्हांकन एवं युक्तिकरण की प्रक्रिया ये जो है किस तरह से होगी, इसके बारे में विस्तृत जानकारी जो है यहाँ पर दी गई है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोगों को पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा, आप लोग उस पीडीएफ जो है आसानी से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन। अब शिक्षकों का देखिए, उसके पहले देखिए शिक्षकों का युक्तिकरण जो है वो किस तरह से होगा।
तो फिर शालाओं के युक्तिकरण के फलस्वरूप जो है अतिशेष हुए शिक्षकों का युक्तिकरण होगा। युक्तिकृत विद्यालयों से पृथक अन्य विद्यालय जहाँ दर्ज संख्या के अनुपात में शिक्षक अतिशेष कार्यरत हैं उनका युक्तिकरण होगा। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में एक विषय के लिए स्वीकृत पद के विरुद्ध अगर एक से अधिक कार्यरत व्याख्याता हैं तो फिर उनका जो अतिशेष होगा वो युक्तिकरण के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन जो है किस तरह से किया जाएगा ये भी इसमें लिखा हुआ है। देखिए विकासखंड स्तरीय समिति एक ही परिसर में स्थित 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की दर्ज संख्या एवं कार्यरत शिक्षकों के विद्यालय में पदस्थापना तिथि के आधार पर अतिशेष शिक्षकों की जानकारी जो है सूचीबद्ध करेगी। साथ ही समिति निकट के कम दर्ज संख्या वाले विद्यालयों के अतिशेष शिक्षकों की सूची भी तैयार करेगी। इस तरह से अलग अलग बातें जो हैं इसमें लिखी गई हैं। पूरा विस्तृत दिशा निर्देश दिया गया है कि किस तरह से होगा ये जो प्रोसेस है और कौन यहाँ पर क्या काम जो है वो करने वाला है। अब देखिए अतिशेष शिक्षकों के चिन्हांकन हेतु प्रक्रिया। अब अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन कैसे होगा तो विकासखंड स्तरीय समिति युक्तिकरण वाले विद्यालयों के अतिशेष शिक्षकों तथा अन्य विद्यालयों के अतिशेष शिक्षकों के चिन्हांकन हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाएगी। देखिए क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। पहला जो है प्राथमिक शाला के लिए है एक ही परिसर में युक्तिकरण वाले प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की गणना की जाएगी। चूँकि प्रधान पाठक शिक्षकीय पद है अतः इसकी गणना शिक्षकीय पद के रूप में की जाएगी। दोनों विद्यालयों के शिक्षकों की संख्या को जोड़कर शिक्षक की गणना छात्र अनुपात में की जाएगी। शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार जो है इसका चयन किया जाएगा या चिन्हित किया जाएगा उनको शिक्षकों को। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए युक्तिकरण वाले प्राथमिक विद्यालयों की कुल दर्ज संख्या यदि 60 या उससे कम है वहाँ एक प्रधान पाठक एवं एक सहायक शिक्षक रहेंगे। शेष अतिशेष की श्रेणी में आएंगे। देखिए साथियों 60 दर्ज संख्या में केवल एक प्रधान पाठक और एक सहायक शिक्षक को दिया जा रहा है और बाकी शेष जो हैं वो अतिशेष की श्रेणी में रखने की योजना है। यदि दोनों प्राथमिक शालाओं में प्रधान पाठक पदस्थ हैं तो जो प्रधान पाठक कनिष्ठ होगा उसे अतिशेष माना जाएगा तथा जहाँ कोई भी प्रधान पाठक पदस्थ नहीं है वहाँ 2 शिक्षक पदस्थ रहेंगे। तो यदि 2 प्रधान पाठक हो रहे हैं आसपास के स्कूलों में तो फिर जो प्रधान पाठक बाद में बने हैं उनको जो है अतिशेष माना जाएगा। इस तरह की चीज़ें हैं। जिन विद्यालयों की दर्ज संख्या 61 से 90 होगी वहाँ प्रधान पाठक सहित 3 शिक्षक, 91 से 120 में प्रधान पाठक सहित 4 शिक्षक, 121 से 150 तक की दर्ज संख्या में प्रधान पाठक सहित 5 शिक्षक रहेंगे। इसी प्रकार जो है आगे चलते जाएगा। शाला में पदस्थ कार्य या कार्यभार ग्रहण दिनांक के आधार पर कनिष्ठतम सहायक शिक्षक जो है अतिशेष माने जाएंगे। मतलब जो नए होंगे वो अतिशेष होंगे। उसके बाद समीप की प्राथमिक शालाओं के युक्तिकरण के फलस्वरूप अतिशेष शिक्षकों की गणना बिंदु क्रमांक 104 के अनुसार की जाएगी। देखिए अब मिडिल स्कूल की अगर बात करें पूर्व माध्यमिक शाला की तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। एक ही परिसर के युक्तिकरण वाले पूर्व माध्यमिक शालाओं में छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों की गणना की जाएगी। प्रधान पाठक को भी शिक्षक के पद के रूप में जोड़कर शिक्षकों की गणना की जाएगी। युक्तिकरण वाले पूर्व माध्यमिक शालाओं में जिनकी दर्ज संख्या 106 या उससे कम है वहाँ प्रधान पाठक एवं 3 शिक्षक पदस्थ रहेंगे। इसके अतिरिक्त पदस्थ शिक्षक जो है अतिशेष माने जाएंगे। तो 106 की संख्या में जो है एक प्रधान पाठक रहेंगे और साथ ही 3 शिक्षक जो हैं वहाँ पर पदस्थ रहेंगे और उससे ज़्यादा होंगे तो फिर वो अतिशेष की श्रेणी में आएंगे। अब 106 से 140 होंगे दर्ज संख्या तो फिर वहाँ पर जो है प्रधान पाठक के साथ 5 शिक्षक होंगे। 106 तक प्रधान पाठक के साथ 4 शिक्षक हो रहे हैं और 106 से अगर ज़्यादा है 140 तक हैं तो फिर वहाँ पे प्रधान पाठक के साथ 5 शिक्षक होंगे। उसके बाद हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के बारे में भी दिया हुआ है। देखिए विद्यार्थियों का समायोजन किस तरह से होगा तो विद्यालयों के युक्तिकरण में कम दर्ज संख्या वाले विद्यालय के विद्यार्थियों का समायोजन अधिक दर्ज संख्या वाले विद्यालय में किया जाएगा। तो वही कम दर्ज संख्या वालों को ज़्यादा दर्ज संख्या वालों में भेजा जाएगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया ये काउंसलिंग के माध्यम से जो है युक्तिकरण करने की प्रक्रिया है। अगर अतिशेष शिक्षक होंगे तो फिर उनका जो है काउंसलिंग कराया जाएगा और वो अपने पसंद के स्कूलों में जहाँ पर पद खाली होंगे वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये कब होने वाला है देखिए इसकी विस्तृत समय सारणी भी दी गई है। चलिए उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए शालाओं के युक्तिकरण हेतु विकासखंड स्तरीय समिति द्वारा शालाओं का चिन्हांकन जो है वो 7 मई 2025 तक किया जाएगा। विकासखंड स्तरीय समिति द्वारा युक्तिकृत शालाओं की सूची का जिला स्तरीय समिति को प्रेषण जो है वो 12 मई 2025 तक किया जाएगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा युक्तिकृत शालाओं की सूची का संचालक लोक शिक्षण को प्रेषण जो है वो 15 मई 2025 तक किया जाएगा। संचालक लोक शिक्षण द्वारा युक्तिकृत शालाओं की सूची का परीक्षण कर शासन को प्रेषण 18 मई 2025 तक किया जाएगा और शासन द्वारा युक्तिकृत शालाओं को आदेश जारी करना जो है वो 25 मई 2025 तक हो जाएगा। मतलब कि
इसका कहने का मतलब ये है कि शालाओं का जो युक्तिकरण है वो 25 मई 2025 तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद शिक्षकों का युक्तिकरण जो है वो किस तरह से होना है, कब उसकी देखिए विस्तृत समय सारणी यहाँ पे। शिक्षकों के युक्तिकरण हेतु अतिशय शिक्षकों का विकासखंड स्तरीय समिति द्वारा चिन्हांकन जो है वो 15 मई 2025 तक किया जाएगा। विकासखंड स्तरीय समिति जो है वो अतिशय शिक्षकों को चिन्हित करेगी 15 मई 2025 तक। उसके बाद अतिशय शिक्षकों एवं रिक्त पदों की सूची का विकासखंड स्तरीय समिति द्वारा जिला स्तरीय समिति को प्रेषण किया जाएगा 20 मई 2025 तक। विकासखंड स्तरीय समिति से प्राप्त अतिशेष शिक्षकों की सूची का परीक्षण जो है वो 28 मई 2025 तक किया जाएगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करना जो है वो 4 जून 2025 तक किया जाएगा और जिला स्तरीय समिति द्वारा पदस्थापना उपरांत प्रेषित अतिरिक्त अतिशेष शिक्षकों का संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करना जो है 7 जून 2025 तक होगा। संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा पदस्थापना उपरांत प्रेषित अतिरिक्त अतिशेष व्याख्याता का संचालक लोक शिक्षण द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करना 10 जून 2025 तक होगा। तो 10 जून 2025 तक जो है, या यूँ कहें कि गर्मी की छुट्टियों में ही जो है शिक्षकों का युक्तिकरण की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी। उपरोक्त समस्त प्रक्रिया की सुचारू से संचालन के लिए संचालनालय स्तर पर दिनांक 30 अप्रैल 2025 को जिला शिक्षा अधिकारियों एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। 30 अप्रैल मतलब कि कल जो है इसका DEO और BEO की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। दिनांक 1 मई 2025 को कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति एवं विकासखंड स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। फिर 1 मई को कलेक्टर जो है DEO और BEO के बैठक लेंगे। तो साथियों, ये है युक्तिकरण की प्रक्रिया जो कि गर्मी की छुट्टियों में ही इस प्रक्रिया को पूर्ण करने की योजना जो है वो बनाई गई है और संभवतः ये पूर्ण भी हो जाएगी। उसके बाद जो है फिर नई शिक्षक भर्ती के लिए रास्ता खुल सकता है। हाँ, हो सकता है कि पद जो है वो कम होंगे, लेकिन इसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि नई शिक्षक भर्ती जो है वो आएगी। चलिए साथियों, फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।